नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले क्लास में हमने रेप्लिकेशन में ये देखा था कि रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है। दूसरा हमने ये देखा था कि रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप से भी होता है। सेमी कंजर्वेटिव में हमने ये देखा था कि जो रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए के एक मॉलिक्यूल से जो डीएनए के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, उनमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है तथा दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है। जबकि सेमी डिसकंटिन्यूस में हमने ये देखा था कि एक स्ट्रैंड में ना जो सिंथेसिस लगातार होता है, जिसको हम कंटिन्यूस कहते हैं, और इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है और स्ट्रैंड कैसे डायरेक्शन में सिचुएटेड है, 3' to 5' में। ठीक है, तो इस प्रकार से वो लीडिंग स्ट्रैंड है, उसमें सिंथेसिस कंटिन्यूस है, और जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड है उसमें छोटे छोटे खंडों के रूप में सिंथेसिस होता है। इन खंडों को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, और इस प्रकार के सिंथेसिस को हम लोग डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कहते हैं, और इस होल प्रोसेस को सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहा जाता है। ये देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है जिसमें सिंथेसिस लगातार हो रहा है। ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड है जिसमें सिंथेसिस छोटे छोटे खंड हैं, जिनको हमने कहा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि इनकी खोज एक जापानीज साइंटिस्ट था रीज ओकाजाकी, उन्होंने इनकी खोज की थी, तो उससे हमको उन्होंने ये नाम दिया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो इस प्रकार से एक स्ट्रैंड में सिंथेसिस आपका लगातार होता है, ठीक है, इस वजह से उसको कंटिन्यूस सिंथेसिस कहते हैं। और दूसरे स्ट्रैंड में सिंथेसिस आपका लगातार नहीं होता, उसको डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कहते हैं। ये देखिए आपका, ये इधर से आपकी रेप्लिकेशन फॉग चल रही है, और इस स्ट्रैंड में सिंथेसिस रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, और इस स्ट्रैंड में सिंथेसिस रेप्लिकेशन फॉग वाले डायरेक्शन में ही हो रहा है। और इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप से होता है। अब यदि हम डीएनए रेप्लिकेशन के फीचर्स देखें, सबसे पहली बात तो फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर्स है वो ये होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप में होता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। दूसरा जो है इसका वो है कि सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप का होता है, जिसमें है ना जो आपको बताया कि लीडिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस कंटिन्यूस होता है और लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है या सेगमेंट्स के रूप में होता है, जिनको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और लास्ट में ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपस में जॉइंट हो जाते हैं और एक कंटिन्यूस डीएनए का स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों दिशाओं में ये रेप्लिकेशन होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो तीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए आपके, एक आपका सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, दूसरा आपका सेमी डिसकंटिन्यूस, और तीसरा आपका बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशंस, जिसमें दो रेप्लिकेशन फॉक्स का निर्माण होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डीएनए के रेप्लिकेशन के फीचर्स हैं। यदि हम प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन देखें तो पहली बात है डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। उसके लिए सबसे पहले हेलिक्स का खुलना होता है, हेलिक्स मस्ट बी अनवाउंड, यानी हेलिक्स आपके पास में खुलता है। जो डीएनए जो है मोस्ट नेचुरली अकरिंग जो डीएनए है वो थोड़ा सा नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड होता है, यानी थोड़ा सा दोनों के स्ट्रैंड उसके खुले हुए होते हैं। जिससे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जिससे टोर्सनल जो स्ट्रेन है वो रिलीज होना होता है। ठीक है, यानी क्या होगा, जैसे हम बल देते हैं दोनों स्ट्रैंड के बीच में तो क्या होगा, टोर्सनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, यानी पीछे बल ज़्यादा लग जाएगा। अब यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अनवाउंड करना हमको, तो ये टोर्सनल जो स्ट्रेन है ना उसको रिलीज करना होता है। और रेप्लिकेशन क्या करता है, आपका पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इंड्यूस करता है। ठीक है, जिससे है ना जो अगेन आपका टोर्सनल स्ट्रेन को वापस रिलीज करना होता है। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन है, बेसिकली कैसे ये टोर्सनल फोर्स रिलीज होता है, उसके लिए एक एंजाइम होता है आपका टोपो आइसोमरेजेस। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए में सुपर कॉइलिंग जो होती है या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग अथवा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, उन दोनों को रिलैक्स करता है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स कैसे करेगा,
पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करके। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या होती है, बेसिकली उनमें दोनों स्ट्रैंड में बल और लगाना, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होती है, दोनों स्ट्रैंड्स के बल को खोलना। अब ये जो टोपो आइसोमेरेसिस होते हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं हम आगे देखते हैं। ये देखिए आप, ये डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, है ना। ये रेप्लिकेशन फॉर्क इधर चल रही है और एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर चल रही है, ठीक है। ये हेलिकेज क्या कर रहा है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को खोल रहा है। खोलने के बाद में ये दोनों के अंदर नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे खुलता जा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ओवर बाउंड हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे खुल रहा है तो इस जगह पे क्या हो रहा है, आपका और ज़्यादा बल लगेगा, यानी और ज़्यादा रैप होने लग जाएगा। और इसको उस रैप को कौन खोलेगा, इन बलों को कौन खोलेगा, आपका टोपो आइसोमेरेसिस, जिससे कि वापस रिलैक्स होता जाएगा और ये नया सिंथेसिस होता जा रहा है, इस पर बल लगता जा रहा है और ये खुलता हुआ जा रहा है, यहाँ पे भी ये खुलता हुआ जा रहा है। तो इस जो बाकी बचा हुआ जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इस पर और ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है। तो इसको जो रिलैक्स करने का काम करता है आपका टोपो आइसोमेरेसिस, है ना। और क्या हो रहा है, बेसिकली जो ये डीएनए है ये सर्कुलर डीएनए है, और सर्कुलर डीएनए में क्या हो रहा है, ये आपका क्लोज सर्कुलर डीएनए है। जैसे ही आपका ना जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपका ये खुलता जाएगा यहाँ पे है ना जो ओवरबाउंड स्ट्रैंड होता जाएगा, ठीक है। और ओवरबाउंड को खोलने का काम आपका टोपो आइसोमेरेसिस करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। टोपो आइसोमेरेसिस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक टोपो आइसोमेरेसिस फर्स्ट, ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली जो रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है ना, उसके पीछे की तरफ ये कार्य करता है। ये क्या करता है, इसकी मैकेनिज्म ये देखें हम तो क्या करता है, ये एक स्ट्रैंड को कट कर देता है, ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड को उससे पास करके और बाद में गैप को सील कर देता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है, जैसे ये आपके एक स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। इस स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड पे क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, और उस दूसरे स्ट्रैंड को जो फॉस्फेट और OH बॉन्ड बन रहा है उस फॉस्फेट के साथ में बाइंड कर लेगा, ठीक है। बाइंड करे बाद में क्या करेगा, फॉस्फोटायरोसिन लिंकेज का निर्माण करेगा, ठीक है, और निर्माण करे बाद में क्या करेगा, बाद में दूसरे स्ट्रैंड को उससे पास करके और गैप को ये सील कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ना जो ये क्या करेगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को ना जो आपका रिलैक्स करेगा, यानी रिलैक्स करेगा या नहीं, क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को इंड्यूस कर रहा है, जिससे कि ना जो रेप्लिकेशन जो मशीनरी है वो आगे काम करे। तो ये इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड को निक करता है, और दूसरे स्ट्रैंड को उससे पास कर देता है निक करके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को क्या कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है, जिससे कि स्ट्रैंड सेपरेटेड होते जा रहे हैं। ये आपका जो हेलिकेजेस है ये क्या करते हैं, बेसिकली रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, जिससे कि डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करके और क्या करे, आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस को स्टार्ट ये कर दे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक स्ट्रैंड पे तो ना जो 5' to 3' डायरेक्शन में और 5' to 3' डायरेक्शन में ट्रांसलोकेट करते हैं, ठीक है, और एटीपी को क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज करते जाते हैं। देखिए ये आपका ये स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इस पे क्या कर रहा है, ये इसको ये खोलता हुआ जा रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ये दोनों स्ट्रैंड खुल रहे हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, ये 5' to 3' डायरेक्शन की तरफ भी हो रहा है, और 3' to 5' डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करता हुआ जा रहा है। अब दूसरा एक टोपो आइसोमेरेज और होता है, जिसको कहते हैं हम लोग टोपो आइसोमेरेजिस सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसको हम लोग गायरेज भी कहते हैं। जो टोपो आइसोमेरेज सेकंड होता है उसको हम लोग डीएनए गायरेज एंजाइम भी कहते हैं, है ना। और ये क्या कर रहा है, देखो आप, ये जैसे ये आपका सर्कुलर डीएनए है, इस पे क्या कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप, ये
कट किया और इसको इससे पास आउट किया और इसने गैप को वापस सील कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग था, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग था। इसको कट करके और इसे दूसरी तरफ पास आउट करके देखो ऊपर की तरफ जोड़ रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऊपर की तरफ जोड़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, ये खुल गई, जबकि ये क्या था यहाँ पे नीचे की तरफ जुड़ा हुआ था, देखो अंदर की तरफ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड को इसने निक किया, कट करे बाद में इसको पास करके दोनों स्ट्रैंड के ऊपर से, और इसने क्या किया, इसको वापस सील कर दिया। जबकि टोपो सिर्फ फर्स्ट क्या करता था, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को निक करता था, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और जो पर्टिकुलरली जो एक्चुअल जो कट होता है उससे ना जो दूर होता है, जिससे ये पास करके और ना जो इसको वापस लाइगेट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोपो आइसोलेस सेकंड क्या कर रहा है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जबकि टोपो आइसोलेस फर्स्ट क्या कर रहा था, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा था और वो केवल एक ही स्ट्रैंड पे कट कर रहा था। जबकि टोपो आइसोलेस सेकंड क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड पे निक ये कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड को ये कट कर रहा है। तो हमने देख लिया कि 3 एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है, आपका टोपो आइसोलेस फर्स्ट, हेलिकेज एंजाइम और टोपो आइसोलेस सेकंड एंजाइम। अब जो आपका रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन कैसे चालू होता है, यानी शुरुआत रेप्लिकेशन की कैसे होती है, तो क्या होता है बेसिकली, रेप्लिकेशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी भी जगह स्टार्ट हो जाए। रेप्लिकेशन के लिए एक विशेष साइट होती है, एक स्पेसिफिक साइट्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन रीजन, है ना, यानी एप्लीकेशन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन, ठीक है। यानी ओरिसी साइट्स होती है जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। 2 प्रकार का इनिशिएशन हो सकता है, एक तो डी नोवो इनिशिएशन, जहाँ पे क्या होता है, आरएनए प्राइमर से ना जो सिंथेसिस को इनिशिएटेड होता है, यानी सबसे पहले आरएनए प्राइमर आकर के अटैच होता है जहाँ से सिंथेसिस चालू होता है। और दूसरा होता है आपका कोवैलेंट एक्सटेंशन, जिसपे क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ एन ओल्ड स्ट्रैंड। ये क्या हो रहा है, आरएनए प्राइमर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, जो पुराना जो बना हुआ स्ट्रैंड है उसी के ऊपर ही नया, उसी को ही एक्सटेंड करता है नए सिंथेसिस से। इसको क्या करता है, रोलिंग सर्किल। ये बेसिकली फेजेस में पाया जाता है, बैक्टीरियल फेजेस या M13 जो आपका वायरस होता है, M13 बैक्टीरियल फेज होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है। 5×174 और M13 उनमें क्या होता है, रोलिंग सर्किल तथा लूप रोलिंग मेथड से रेप्लिकेशन होता है। उसमें क्या हो रहा है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसी को ही आगे एक्सटेंड किया जाता है, जिसको कि हम लोग रोलिंग सर्किल अथवा लूप रोलिंग मेथड हम इसको कहते हैं। तो इनिशिएशन जो बेसिकली चालू होता है वो एक रेप्लिकेशन ओरिजिन पे चालू होता है, और 2 प्रकार का सिंथेसिस हो सकता है, एक डी नोवो सिंथेसिस जिसमें कि आरएनए प्राइमर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा आपका कोवैलेंट एक्सटेंशन जिसमें कि नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस जो पुराना जो स्ट्रैंड होता है उसी के एक्सटेंशन से होता है, ठीक है। अब आज हम लोग इनिशिएशन पे ही यहीं पे रोक रहे हैं। वाकई में इनिशिएशन कैसे होता है, उस रीजन पे कौन सी ऐसी साइट्स होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल अथवा मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं।